सो ये आपका सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम जो आपका सीबीएसई सैंपल पेपर है उसका। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट लेदर एब्जॉर्ब, नॉट एब्जॉर्ब or loses is determined by temperature, relative humidity, degree of porosity and size of the pores. लेदर कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा या कितना लूज करेगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर, जिस एनवायरनमेंट में उसको रखा जा रहा है उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, ओके। डिग्री ऑफ पोरोसिटी, जो आपका लेदर है उसके पोर्स का साइज कितना है, कितने एक्सटेंसिव पोर है उसमें। पोर का मतलब होता है छोटे छोटे वो होल्स से होते हैं, जैसे हमारी स्किन में भी हैं, तभी तो हमें जब गर्मियां होती हैं तो हमें स्वेट आता है, ओके। डिग्री ऑफ पोरोसिटी एंड साइज ऑफ द पोर्स, पोर्स के साइज के ऊपर कि पोर का साइज बड़ा है कि छोटा है। मॉइस्चर हैज ग्रेट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस because its amount affect the durability of leather and in articles such as shoes, gloves and other garments, the comfort of the wearer. High moisture content accelerates deterioration and promotes mildew action. On the other hand, a minimum amount of moisture is required to keep leather properly lubricated and thus preventing cracking. This study indicates that adsorption of moisture by leather is a multi-molecular process and is accompanied by low enthalpies of adsorption. Further, 75% relative humidity. The adsorption is a function of surface area alone. Untanned hide and chrome tanned leathers have the largest surface areas. The leather tanned with vegetable tanning materials have smaller surface areas since they are composed of less hide substance and the capillaries are reduced to smaller diameters. In some cases, probably completely filled by tanning material. This process of tanning occurs due to the mutual coagulation of positively charged hide with negatively charged tanning material. The result of the study indicate that untanned hide and chrome tanned leather absorb the water moisture. Sorry, chrome tanned leather absorb the most water vapors. अब इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो सरफेस केमिस्ट्री का है, ओके। इसमें बात कर रहे हैं वो लेदर की, कि जो लेदर, मान लो आप लेदर के शूज पहनते हैं, वॉचेस के जो आते हैं स्ट्रैप्स होते हैं, आप कह सकते हो लेदर की बेल्ट्स हम यूज करते हैं, लेदर बैग्स यूज करते हैं, ठीक। लेदर की जैकेट भी आज से एक दो साल पहले बहुत चली थी, ठीक। तो आपके पास जो लेदर है, लेदर कितना ड्यूरेबल होगा, कितना कंफर्टेबल होगा, दैट डिपेंड अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट इन दैट लेदर। जैसे हाई मॉइस्चर कंटेंट अगर लेदर में हो तो वो कंफर्टेबल हो जाता है पहनने में, बट उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि उसकी डिटोरिएशन जो है वो फास्ट हो जाती है, ओके। और अगर लो मॉइस्चर कंटेंट हो तो होगा क्या, वो लेदर हार्ड रहेगा तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा पहनने में, ओके। तो इट मींस मॉइस्चर का एक बैलेंस सा लेके चलना होता है लेदर के अंदर, और डिपेंड करता है कि वो लेदर कहाँ यूज होना है, ओके, क्लियर। उसके बाद ये कह रहे हैं कि लेदर जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनाता है। इसका मतलब लेदर के ऊपर जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, ये फिनोमिना एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन फिनोमिना में ही मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं। एंड लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब भी यही हुआ ना, लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी किस में होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, ओके। एंड दे आर नाउ सेइंग, अगले इस लाइन में इन्होंने बोला कि 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अगर आप लेदर को रखते हो, मान लो ये आपका लेदर का पीस है और आपने इसको 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रखा हुआ है, तो ये जो लेदर है
कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो इसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, ना कि ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप ले रहे हो इसके प्रेशर के ऊपर। प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। और आपको पता है कि एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ कैसे चलता था? एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ ऐसे होता है, एक प्रेशर आता है जिसके बाद क्या होता है, एड्सॉर्प्शन प्रेशर से चेंज होना बंद हो जाती है। ये उसी केस की बात कर रहे हैं कि 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टाइम जो होता है, जो एड्सॉर्प्शन है वो फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया अलोन, प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। अनटैंड हाइड लेदर ही बोल लो यहाँ पे आप, अनटैंड हाइड एंड क्रोम टैंड लेदर हैव दी लार्ज सरफेस एरियाज। होता क्या है, अगर आप इस लेदर को अनटैंड रखोगे या आप इसको क्रोम टैन करोगे, क्रोम से टैनिंग करोगे, मतलब इसकी पॉलिश करोगे, किससे, क्रोम कहाँ पे, हाँ क्रोम से करोगे, तो होगा क्या, इसकी सरफेस रफ हो जाती है लेदर की। और लेदर की सरफेस अगर रफ होगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। ओके, और सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी, एड्सॉर्प्शन विल इंक्रीज। ओके, ये उसी की बात कर रहे हैं। बट अगर टैनिंग जो है क्रोम से ना करके वेजिटेबल टैनिंग कर दी जाए, उससे क्या होता है, उससे सरफेस एरिया स्मॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेबल से अगर टैनिंग करोगे, वेजिटेबल टैनिंग में क्या होता है, वो सरफेस स्मूथ कर देता है। सरफेस स्मूथ अगर हो जाएगी तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और वो पोर्स, जो लेदर के अंदर पोर्स होते हैं उसको भी फिल कर देता है, उसके अंदर मटेरियल फिल कर देता है, लाइक दिस। पोर्स का साइज भी छोटा हो जाएगा और सरफेस भी स्मूथ हो जाएगी, जिससे सरफेस एरिया कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला कैपिलरीज का डायमीटर भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, और ये कह रहे हैं कि ये जो कैपिलरी का डायमीटर रिड्यूस होने का प्रोसेस है वो कैसे होता है, जो टैनिंग है वो म्यूचुअल कोगुलेशन करवा देती है पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड विद नेगेटिवली चार्ज्ड टैनिंग मटेरियल। जो आपका वेजिटेबल टैन है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो आपका लेदर है उसमें पॉजिटिवली चार्ज हाइड्स होंगे। और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव मटेरियल जब कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस, और वो जो न्यूट्रल सब्सटेंस है वो आपका पोर्स के अंदर फिल हो जाएगा, जिससे आपके पोर्स जो हैं वो भरने शुरू हो जाएंगे। और पोर्स भरने का मतलब सरफेस एरिया कम होना, क्योंकि देखो सरफेस एरिया का मतलब होता है सरफेस का एरिया। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ज्यादा सरफेस बन रही है, ये सारी सरफेस ही है यहाँ तक से लेके यहाँ तक। ओके, और अगर इसकी फिलिंग कर दी जाए तो सरफेस इतनी बन रही है बस। ओके, क्लियर? तो ये सारा इन्होंने, ये सारा पैराग्राफ सरफेस एरिया, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, क्रोम टैन करने पे सरफेस एरिया बढ़ेगा क्योंकि सरफेस जो है वो रफ होगी, या अगर वेजिटेबल टैन करते हो तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल कोगुलेशन। ओके, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। और सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो वाटर जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, मतलब जो क्रोम टैंड लेदर होगा वो ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। और अगर अनटैंड हाइड हो वो भी ज्यादा करेगा एज कंपैरिजन टू वेजिटेबल टैंड लेदर, जो वेजिटेबल टैंड लेदर है उससे। ओके, अब इसके बेसिस पे आपके पास असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है जिनके हमने आंसर करने हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अब वन बाय वन। अब सबसे पहले इन्होंने बोला assertion vegetable tanned leather cannot absorb a large amount of moisture। हाँ जी, सच बोला, ये नहीं ज्यादा कर सकता है एब्जॉर्ब, है ना, क्योंकि उसके जो पोर्स हैं वो साइज छोटा हो जाता है ना, पोर्स का साइज छोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है वो इतना वाटर एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। पोरस, और हो सकता है कई बार होता है उसके पोर्स भी फेल हो जाते हैं। पोरस मटेरियल हैव हायर सरफेस एरिया, ये भी बात इन्होंने सही बोली, जो पोरस मटेरियल है उसका सरफेस एरिया हाई होता है। बट ये रीजन इसको मैच कर रहा है, इस असर्शन का रीजन बन रहा है? नो सर। ठीक, अगर मैं कहूं कि बन रहा है फिर, क्योंकि वेजिटेबल टैन से पोरोसिटी पे ही तो फर्क पड़ता है। पोरोसिटी कम हुई जिससे सरफेस एरिया कम हुआ, सरफेस एरिया कम हुआ तो वो लेस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और पोरोसिटी ज्यादा होगी तो उसका सरफेस एरिया हाई होगा, जिससे वो ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कहीं ना, मतलब एग्जैक्ट रीजन नहीं बन रहा बट थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा है। ओके, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। ए में क्या कहते, ए किसको बोलते हैं, जब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। हालांकि थोड़ी और बेटर हो सकती थी रीजन, बट मेरे को लगता है रीजन इतना थोड़ा सा हिंट ही देना था, उन्होंने वो दे दिया।
गॉट इट चिराग? यस सर। बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन, एनिमल हाइड सोक्ड इन टेनिन रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ लेदर। लेदर की हार्डनिंग हो जाएगी अगर आप एनिमल हाइड को जो है टेनिन में डिप करके रख देते हो। टेनिन से क्या होगा? टेनिन से उसके पोर्स फिल हो जाएंगे। लेदर है, मान लो लेदर में ये पोर्स हैं, टेनिन की वजह से क्या होगा? इसके पोर फिल हो गए। जब पोर फिल हो गए तो ये वाटर कम एब्जॉर्ब करेगा, वाटर विल नॉट एब्जॉर्ब। ठीक, और एब्जॉर्ब अगर कम करेगा तो लेदर हार्ड ही रहता है। लेदर वाटर एब्जॉर्ब करने पे सॉफ्ट होता है, अदरवाइज वो हार्ड ही रहता है। ओके, टेनिन अकर ड्यू टू द म्यूचुअल कोगुलेशन। यस, म्यूचुअल कोगुलेशन से ही ये पोर्स भरते हैं ना। क्लियर? और उसी की वजह से सरफेस एरिया कम हो रहा है, पोरोसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से आपका वाटर भी कम एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका भी आंसर ए ही है। ओके, नाउ सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय लेदर इज फिजिज ऑप्शन है ना। मैंने कहा वहां पे पॉइंट उठा लिया था ना, जैसे इन्होंने ये बात बोली थी। कहां पे ये बात बोली थी इसने? मल्टी मॉलिक्यूलर प्रोसेस और लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन वाली। उसी टाइम हमें पता लग गया था कि ये पक्का फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसके केस में ये असर्शन तो ठीक है। इट इज अ मल्टी मॉलिक्यूलर प्रोसेस एंड इज अकम्पनीड बाय लो एंथैल्पीज ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो क्या बनेगा इसका? रीजन भी ठीक है, ए। असर्शन भी ठीक है, एंड रीजन इज द प्रॉपर रीजन फॉर द assertion. A. D. The vegetable tanning materials have smaller surface areas. जो वेजिटेबल टैनिंग मटेरियल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया स्मॉल हो जाता है। The capillaries present in leather are reduced to the smaller diameters. यही बनेगा ना इसका भी? ये सारों का ये बन गया। बड़ी कमाल की बात है। चलो इसको देखते हैं अगले वाले को। असर्शन, लेदर एब्जॉर्ब, यहाँ पे एब्जॉर्ब वर्ड कर दिया इन्होंने, एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ये मेरे को लगता है ये पक्का इनकी ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब ही आना है। लेदर एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। हाँ, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिपेंडिंग अपॉन दी, यू कैन से, पोर साइज, पोरोसिटी, टैंड है कि अनटैंड है, टैनिंग किससे करी गई है, इस सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है लेदर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का कैपेबिलिटी। रीजन, सम मॉइस्चर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ लेदर। हाँ, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, बट दोनों रेलेवेंट नहीं है आपस में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ओके, रेलेवेंस नहीं है, वैसे दोनों बातें ठीक है। क्लियर? क्योंकि लेदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर क्यों करता है, उसका रीजन होना चाहिए था बिकॉज लेदर्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पोरोसिटी एंड सरफेस एरिया। रीजन वो बनना था, different leather have different type of porosity, so that's why they absorb different amount of moisture. But इन्होंने ये जो अगला ये वाला पॉइंट है, ये तो सिर्फ ये बताया कि लेदर को क्रैकिंग से प्रिवेंट करने के लिए मॉइस्चर जरूरी होता है। ओके, तो इसका पॉइंट बना बी। क्लियर है जी ये सारे असर्शन रीजन? एमसीक्यू में अब आगे चलेंगे। एमसीक्यू थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन will be the limiting molar conductivity for this? आपने limiting molar conductivity of इसकी निकालनी है, कल रॉश लॉ का क्वेश्चन है ये। if limiting molar conductivity of sodium acetate is 91 Siemens centimeter square per mole, limiting molar conductivity of this कितनी दे रखी है? 91. okay, limiting molar conductivity for individual ions are given in the following table. H पॉजिटिव आयन की दे रखी है, सोडियम की दे रखी है, पोटाशियम की दे रखी है, हाइड्रोक्साइड की दे रखी है। ठीक, तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो वो कैसे निकलनी थी, कैसे निकलेगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस? उसके लिए आपको एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करना पड़ेगा, और ये आपको गिवन है। इसका मतलब क्या है?
एसीटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस Na पॉजिटिव आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम 91 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के सम में से सोडियम की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर देंगे, H पॉजिटिव आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे। मतलब 91, सोडियम की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, -50.1 प्लस H पॉजिटिव आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, 349.5। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये कल रॉश लॉ का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, मिल्क से कर्ड बनना इज एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्योंकि एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में, और वो जो है उसकी वजह, वो एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड कैसे बना है, एग्जिस्टिंग प्रोटीन जो मिल्क में थी उनको चेंज करके ही लैक्टिक एसिड बनता है ना कर्ड में, तो दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और वाला देख लेते हैं, डायसैकराइड्स दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर, इसका आंसर है लैक्टोज एंड माल्टोज। हालांकि आपके सिलेबस में डायसैकराइड नहीं है, बट मैं बड़ा हैरान हूं कि बोर्ड वालों ने डायसैकराइड का क्वेश्चन डाला हुआ है ये। तो इट मींस या तो हमें डायसैकराइड कर लेनी चाहिए, इसका एक लेक्चर लगा के पूरे डायसैकराइड्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे एक बार, या वीडियो बना लूंगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसका आंसर है लैक्टोज एंड माल्टोज, ये रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। रिड्यूसिंग नेचर के क्यों बोलते हैं इनको, रिड्यूसिंग नेचर के बोलते हैं इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देंगे कि नहीं। वो डायसैकराइड जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दें, टॉलरेंस रिएजेंट बोल लो या फेलिंग सॉल्यूशन बोल लो, जितने भी एल्डिहाइड वाले टेस्ट हैं उनकी बात हो रही है, जो उनको रिड्यूस कर दें, दे आर कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग इन नेचर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, when 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene, आपने एक सोल्यूशन बनाया, इसमें आपने बेंजीन और टोलुइन को मिक्स किया है, दोनों का, इसका 1 मोल और दूसरे का भी 1 मोल। ओके, द वेपर विल कंटेन, जो इससे वेपर बनेंगे, सोल्यूशन की बात तो हो गई, बस इस सोल्यूशन के जो ऊपर वेपर बनेंगे, ठीक, उनमें क्या होगा, दैट विल कंटेन व्हाट कंटेन। इन्होंने दिया हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 12.8 किलो पास्कल एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलुइन इज 3.85 किलो पास्कल। ठीक, ये जो वेपर प्रेशर देने से आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि जो बेंजीन है दैट इज मोर वॉलेटाइल देन, बेंजीन इज मोर वॉलेटाइल देन टोलुइन। क्यों, क्योंकि बेंजीन के वेपर का प्रेशर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू टोलुइन के वेपर के प्रेशर से। ठीक, अब ये जो सोल्यूशन बनेगा, ठीक, इसमें जो वेपर, ये आपके पास वेपर बनेंगे, उनके बारे में बात क्या कर रहे हैं ये, दे कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन एज इट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। बट मेरे को ये ऑप्शन गलत क्यों लगी, क्योंकि इक्वल अमाउंट नहीं हो सकता, बिकॉज बेंजीन इज मोर वॉलेटाइल देन दी टोलुइन, और सॉल्यूशन में दोनों के अमाउंट हमने इक्वल लिए थे, बट वेपर में दोनों के अमाउंट इक्वल इसलिए नहीं होंगे बिकॉज बेंजीन ज्यादा वॉलेटाइल है टोलुइन से, तो ऑब्वियस है बेंजीन के ज्यादा वेपर होंगे और टोलुइन के कम, क्योंकि अमाउंट सॉल्यूशन में दोनों की सेम है बट वॉलेटिलिटी में दोनों डिफरेंट है। बेंजीन 4 टाइम्स ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपैरिजन टू टोलुइन। ओके, और यहाँ पे इन्होंने एक बात और करी है, आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन की। आइडल सॉल्यूशन कब बनता है, जब आपके पास सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन है वो सेम हो, हम कहते हैं ना ए बी इंटरेक्शन सेम हो एज कंपैरिजन टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ठीक, तो अब देखते हैं ए और बी बी इंटरेक्शन। देखो, एक बेंजीन का मॉलिक्यूल दूसरे बेंजीन को कैसे अट्रैक्ट करता है, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और एक टोलुइन का मॉलिक्यूल दूसरे टोलुइन को कैसे अट्रैक्ट करता है, ये भी वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और जब मिक्स हो जाएगा तो बेंजीन और टोलुइन की जो इंटरेक्शंस आएंगी, इसमें कौन सी इंटरेक्शन होगी, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो क्लियर कट मतलब निकल रहा है कि बेंजीन और टोलुइन जब आपस में मिक्स किए जाते हैं दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, बनाते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन ही है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते।
बट हाँ, बेंजीन का वेपर प्रेशर और टोलुइन का वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा, क्योंकि वेपर सेम अमाउंट में नहीं बनेंगे. तो इट मींस unequal amount of benzene and toluene as it forms a non-ideal solution. ये भी गलत है, ये भी गलत है. Higher percentage of benzene, ये ठीक है. Option number C is the right answer. Next question, question number 6 is, which of the following is reason for zinc not exhibiting variable oxidation state? Zinc variable oxidation state show नहीं करता, ये सिर्फ +2 oxidation state बनाता है. उसका क्या रीजन है? Because it is completely filled 3D subshell. उसके बाद which of the following is diamagnetic ion? Diamagnetic ion कौन सी होती हैं? जिनमें unpaired electron ना हो. No unpaired electrons that are called as the diamagnetic ions. तो इनमें से कौन कौन से आयंस हैं जो डायमैग्नेटिक होंगे? सबसे पहले सभी की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक, सभी के एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. स्कैंडियम, वनेडियम, मैंगनीज, कॉपर. स्कैंडियम का होता है 21, वनेडियम का 23, मैंगनीज 25, कॉपर 29. इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? स्कैंडियम की बनेगी आर्गन 18 3d1 4s2. वनेडियम की होती है आर्गन 18 3d3 4s2. मैंगनीज की होती है आर्गन 18 3d5 4s2. और कॉपर की होती है आर्गन 18 3d9 4s2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और जब इनके कटायन बनेंगे वो कैसे बनेंगे? जैसे वनेडियम का +2 कैसे बनेगा? वनेडियम के बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बना? 3d3. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वनेडियम +2 तो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक नहीं है. स्कैंडियम +3, 2 s के निकले, 1 d का निकला, और अंदर वाला जो है वो आर्गन 18. तो आपको दिख रहा है आर्गन 18 का मतलब क्या है कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप. ओके, मींस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डायमैग्नेटिक होने के लिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द रिक्वायरमेंट. ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7. प्रोपेन अमाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH गिव्स. प्रोपेन अमाइड क्या होता है? CH3 CH2 CONS2. इसकी रिएक्शन करनी है ब्रोमीन और साथ में NaOH के साथ. इट विल गिव, ये कौन सी रिएक्शन है? ये नेम रिएक्शन है एक, हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन. और हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है? जो अमाइड ग्रुप है उसका ये CO निकल जाता है बीच में से. ठीक है, तो बचता क्या है आपके पास? अमाइन बन जाता है. तो कौन सा अमाइन बनेगा? ये CH3 CH2 NS2. इसका नेम है इथेनामाइन. ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इथेनामाइन. ओके, नेक्स्ट आपके पास और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं. व्हाट दे आर सेइंग, IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट formed by reaction of methylamine with 2 moles of ethyl chloride. ठीक है, मिथाइलामाइन का फॉर्मूला क्या है? मिथाइलामाइन का फॉर्मूला, अब इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं. ये कह रहे हैं मिथाइलामाइन रिएक्शन विद 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड. ठीक, मिथाइलामाइन का फॉर्मूला ये है. आपको याद होगा हॉफमन अमोनोलिसिस में हाइड्रोजन जो है वो इथाइल अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होते जाते हैं. तो होगा क्या? अब इसके दोनों हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाएंगे इथाइल ग्रुप से तो क्या बन जाएगा? और दोनों हो भी जाएंगे क्योंकि 2 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. ये प्रोडक्ट बनेगा आपका. अब इसका IUPAC नेम बोलना है. IUPAC नेम में आपके पास ये मेन चेन हो गई, ये वाला और ये वाला साइड चेन है. मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रखने होते हैं ना. N मिथाइल, N इथाइल, इथाइल पहले आना है क्योंकि अल्फाबेटिकली E पहले आता है, M बाद में आता है. N इथाइल, N मिथाइल, इथेन अमाइन. इसका नेम ये है, N इथाइल, N मिथाइल, इथेन अमाइन. ओके,
आपको एक ऑप्शन ये भी दिखेगी, उन्होंने दी हुई है सिंप्लिसिटी के लिए, इन्होंने दिया हुआ है एन डाइएथाइल मीथेन अमाइन। हालांकि इस नेम से भी इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है, बट ये आईयूपीएसी रूल को ओबे नहीं कर रहा ना। आईयूपीएसी नेम इसका यही है, इन्होंने आईयूपीएसी नेम पूछा है, मतलब ये वाली ऑप्शन नहीं गलती से लगा देनी, क्योंकि ये नेम से आपको मीनिंग तो क्लियर हो जा रहा है, स्ट्रक्चर भी सही बना लोगे, बट एक्चुअल में आईयूपीएसी नेम यही है, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन। ओके, उसके बाद एम्बिडेंटेट लिगेंड्स लाइक NO2 नेगेटिव एंड HCN नेगेटिव आर, जो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनकी खासियत क्या होती है, उनमें से एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम होते हैं। ओके, बट एट अ टाइम तो वो एक से ही करवा रहे होते हैं ना, ठीक। तो इट मींस एम्बिडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं वो होते एम्बिडेंटेट हैं, बट दे हैव यूनिडेंटेट, एक टाइम पे एक एटम से ही कोऑर्डिनेट करवाते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर यूनिडेंटेट। और वाला भी देख लेते हैं, द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्राअमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट सी क्लोराइड। ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा या तो ये होगा, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सर दो बी, अमाइन है। कौन सा बनेगा? बी नहीं, ए, क्योंकि तो 3। कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3 रखनी है ना। अच्छा अच्छा, कोबाल्ट की है, कोबाल्ट की ओवरऑल चार्ज नहीं, वो कोबाल्ट का होता है, ओके। कोबाल्ट की +3 इसी में आएगी, देख लेना करके। देखा, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक आप करोगे, अभी भी करोगे, तभी बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, क्योंकि कुछ चीजों को हमें लगता है कि हमें उनका मतलब क्लियर हो गया है, बट जब हम उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तब हमें पता लगता है कि यार अच्छा, जैसे अभी इसने चिराग ने क्या गलती करी, इसने सोचा कि ये जो 3 लिखा है ये होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है। नहीं जी, ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ए में ही कोबाल्ट +3 स्टेट में बन रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं ये, विच ऑफ द सेट ऑफ द आयंस एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर, वो आयंस कलर शो करते हैं जो डीडी ट्रांजिशन शो कर पाते हैं, और इनमें वो ढूंढना है जो डीडी ट्रांजिशन शो करवा पाएगा। डीडी ट्रांजिशन शो करवाने के लिए डी इलेक्ट्रॉन्स होने सबसे जरूरी है, ठीक। तो इनमें वो तीनों आयन ढूंढने जिनमें डी इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। अगर मैं बात करूं ए वाली ऑप्शन की, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने स्कैंडियम +3 देखा, मेरे को पता लगा इसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो डीडी ट्रांजिशन होनी ही नहीं है, तो बाकी ऑप्शंस को देखने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि तीनों जो है वो कलर एग्जिबिट करने चाहिए। कलर वो तभी एग्जिबिट कर पाएंगे अगर डीडी ट्रांजिशन करवाएंगे, बी भी नहीं हो सकता। ओके, अब मैं बोलूं तो डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो टाइटेनियम +4 है इसकी भी D0 ही होती है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी, तो बची कौन सी? ऑप्शन नंबर सी। इनमें आप जितने भी आयंस हैं चाहे करके देख लेना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी में कोई ना कोई 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आते ही होंगे, तो डी में कम से कम इलेक्ट्रॉन एक ही आ जाए, उससे भी कलर शो हो जाता होता है, बिकॉज उसकी वजह से डीडी ट्रांजिशन हो जाती होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आपके पास आगे 10th है, आइडेंटिफाई ABCD। ABCD को आइडेंटिफाई करो। आपका ये हेलो अल्केन है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हेलो अल्केन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करवाते होते हैं, तो क्या बनेगा? एथीन। एक्वस KOH में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करवाते हो, तो यहाँ क्या बनेगा? इथेनॉल। AgCN के प्रेजेंस में जो है वो नाइट्रोजन साइड से सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि AgCN इज द कोवलेंट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आपके पास आइसोनाइट्राइल बनेगा, और ये जो KCN की प्रेजेंस में जो है वो साइनाइड बनता है, C2H5CN। यहाँ का जो CN है वो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता है Cl को। ओके, तो आपके पास ए के आंसर क्या है? ए इज एथीन, बी इज एथेनॉल, सी इज आइसोनाइट्राइल, डी इज नाइट्राइल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है आपके पास द क्रिस्टल शोइंग फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा क्रिस्टल है जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करवाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट, कैटायन मिसिंग एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये जो डी है ये स्कॉट की डिफेक्ट का एग्जांपल है, स्कॉट की है। ओके, ये जो डी है, ये जो सी है, ये एफ सेंटर की एग्जांपल है। एफ सेंटर में क्या होता है? एनायन अपनी साइड से मिसिंग होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आता है जिसकी वजह से कलर इम्पार्ट हो जाता है। ये एफ सेंटर की एग्जांपल है। ओके, और ये जो बी है ये तो परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट है ही नहीं। ओके, आपने बोर्ड का ये जो सैंपल पेपर एनालाइज करने का मतलब ये है कि आपने जितनी भी ऑप्शंस है उनको भी साथ में थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उनके बारे में भी उनसे कोई पॉइंट निकल रहा है वो रिकॉल करने की कोशिश करनी है। ओके, तो अब ये 2-3 असर्शन रीजन रह गए, इनको भी फटाफट कर लेते हैं। The two strands are complementary to each other। यहाँ पे इन डीएनए भी लिखना है। डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए में। आपको याद होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ठीक। उसके बाद ऐसा क्यों होता है? दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसेस। यस, ये भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है एडेनिन ग्वानिन से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है और साइटोसिन थायामीन से ही करवाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर? ये शायद मैं थोड़ा लगता है उल्टा तो नहीं बोल गया, सर एक जी बार का चेक कर सी लेना। होता है, ए का टी होता है। हाँ, उल्टा बोल गया था मैं। एडेनिन जो है वो थायमिन से करवाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साइटोसिन ग्वानिन से करवाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री इसीलिए होते हैं क्योंकि स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये दोनों बातें ठीक हैं और रीजन इज द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन, तो इट इज ऑप्शन नंबर ए। 13th assertion, ozone is thermodynamically unstable, sorry stable with respect to oxygen। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है ऑक्सीजन से? नहीं जी, अगर ऐसा होता तो अर्थ के क्रस्ट में, सॉरी अर्थ के ऊपर लेयर में नहीं, नीचे वाली लेयर में भी ओजोन एग्जिस्ट करता। डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इनटू लिबरेशन ऑफ हीट। हाँ जी, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज रॉन्ग। तो इसमें रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग, तो इट मींस डी इज द ऑप्शन। ओके, assertion, aquatic spaces are more comfortable in cold water rather than warm waters। yes, क्योंकि cold water में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है। रीजन, different gases have different kh values at same temperature। ये बात भी ठीक है बट इसका assertion से कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हाँ जी, एजियोट्रॉप्स, ये ठीक बोला, assertion ठीक है। Azeotrops are binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase। ये भी ठीक है, ठीक है, बट ये क्यों बनाते हैं ये इन्होंने नहीं बोला। इसका ऑप्शन भी बी है। इसका रीजन, असर्शन का रीजन नहीं है ये। असर्शन और रीजन दोनों बातें ठीक है बट रीजन इज नॉट द रीजन ऑफ द असर्शन। ठीक है, रीजन में ये लिखना चाहिए था कि नाइट्रिक एसिड और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है दे आर स्ट्रॉन्गर, मतलब जो ए बी इंटरेक्शन है दे आर स्ट्रॉन्गर देन, नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हाँ जी, ठीक है, ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती है नाइट्रिक एसिड और वाटर में एज कंपैरिजन टू ए एंड बी बी इंटरेक्शंस, so that's why they form maximum boiling azeotrope। ओके, रीजन ये बनना था बट रीजन में इन्होंने अलग ही कुछ बोल दिया है। हालांकि वो भी सही बोला है कि एजियोट्रॉप्स के केस में जब एजियोट्रॉप मिक्सचर बन जाता है तो लिक्विड स्टेट में की और वेपर फेज की जो कंपोजिशन है वो सेम हो जाती है। ओके, 15th assertion, carboxylic acid are more acidic than phenols। yes, ओके, phenols are ortho and para directing। फिनोल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, ये ठीक है, असर्शन भी ठीक है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या लेना देना इसमें? इसमें रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, बट रीजन जो है वो असर्शन का रीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बी। ओके, assertion,
मेथॉक्सीथेन रिएक्ट विद HI टू गिव इथेनॉल एंड आइडोमेथेन। मैं ये रिएक्शन लिख लें पहले। मेथॉक्सीथेन क्या होता है? CH3O C2H5. It will react with HI to produce, they are saying, ethanol, C2H5OH plus idomethane, CH3I. ओके, हो सकता है ये, इसमें कोई ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, अगर कोई बोले कि इसमें खास प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, आयोडीन ने यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, आयोडीन इसके साथ जुड़ गया, जो हाइड्रोजन बचा वो इसके साथ जुड़ गया, और आयोडीन को सबसे फेवरेबल अटैक करना इसी के ऊपर ही है, क्योंकि मिथाइल जो है वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है एज कंपैरिजन टू इथाइल। ओके, तो यही प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। यस, इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, तभी तो SN2 मैकेनिज्म आपको पता है लेस बल्कि के ऊपर जल्दी हो जाता है, मिथाइल के ऊपर जल्दी हो गया, इसलिए तो मिथाइल के साथ आयोडीन लगा और दूसरे वाले के साथ हाइड्रोजन, ये दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, सो दैट्स इट। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन थे जो 22 मार्क्स की वेटेज रखते थे।